हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा। हम सब अभी सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे अब तक। आज हम सांख्यिकी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत सांख्यिकी आयोजना के लिए जो कार्य बताए गए थे उन कार्यों के अंतर्गत लगभग 7 प्रकार के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। कुल 10 प्रकार के कार्य बताए गए थे। 10 में से 7 का अध्ययन, छठा कार्य था हमारा अनुसंधान के प्रकार था। इस प्रकारों को 7 भागों में बांटा गया था और 7वां कार्य था हमारा सांख्यिकीय इकाई थी। कौन सी थी? सांख्यिकीय इकाई। सांख्यिकीय इकाई के भागों 2 भागों में बांट कर बताया गया था। तो आज जो 8वां जो कार्य रहेगा वह कार्य भी हमारा सांख्यिकीय अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत आता है। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी विद्यार्थी, सांख्यिकीय अनुसंधान की योजना के कार्य। उसी टॉपिक में चल रहे हैं हम। टॉपिक का नाम हमारा क्या था? सांख्यिकी अनुसंधान। सांख्यिकी अनुसंधान की योजना जो होती है उसके लिए सांख्यिकी अनुसंधान योजना। सांख्यिकी अनुसंधान की योजना के समय जो कार्यों का निर्धारण किया जाता है, जिन कार्यों से कार्यों का अनुसंधान का कार्य पूर्ण किया जाए, तो कार्य कितने थे? 10 कार्य थे। 10 में से हम 7 प्रकार के कार्यों का अध्ययन कर चुके थे। 7वां जो कार्य वह क्या था? हमारा सांख्यिकी इकाई था, जिसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं कि सांख्यिकी इकाई क्या होती है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। आज 8वें प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, 8वें कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके द्वारा सांख्यिकी के कार्यों का संपादन किया जाता है या अनुसंधान संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जाता है। तो 8वां जो कार्य बताया गया वह हमारी शुद्धता के मापन से लिया गया है। जिस प्रकार से वस्तुओं का शुद्धता का मापन किया जाता है, तो सांख्यिकी अंतर्गत जो हमारे अंक होते हैं, क्या होता है बच्चों? जो हमारे अंक होते हैं, अंकों की परिशुद्धता से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया है। तो हमारा 8वां जो बिंदु रहेगा वह हमारा ये रहेगा, परिशुद्धता का मापन या परिशुद्धता की मात्रा। तो 8वां बिंदु डाल लीजिए, परिशुद्धता की मात्रा। यानी जो शुद्धता सांख्यिकी में जो समंकों का अध्ययन किया जाता है, समंकों के अध्ययन के समय उसकी परिशुद्धता किस प्रकार से मापी जाएगी, उसकी परिशुद्धता कैसी होती है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें लिख लेना कि सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का, सांख्यिकी लिख लेते हैं, बाद में विस्तार पूर्वक सबको समझ लेंगे एक बार। सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं, सांख्यिकी अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान है। यानी सांख्यिकी जो तथ्य है, सांख्यिकी की परिशुद्धता से संबंधित समंकों के लिए एक तथ्य बताया गया कि जो हमारी सांख्यिकी है वह अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है। क्योंकि इसमें जो समंक जो इसमें समंक प्रस्तुत किए जाते हैं, ये समंक अनुमान व संभावनाओं के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए सांख्यिकी में सांख्यिकी को अनुमान व संभावनाओं का विज्ञान कहा है। लिखिए, इसके नियम सांख्यिकी के नियम, जो इसमें नियम बताए जाते हैं, जो प्रणालियां बताई जाती है, तो सांख्यिकी के नियम औसत रूप से कैसे होते हैं? औसत रूप से सत्य होते हैं। सत्य औसत क्यों माना गया? औसत इसलिए कहा गया है, जो सांख्यिकी जो संभावना व अनुमानों का विज्ञान माना गया है, इसमें तथ्यों का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज से तात्पर्य ये कह सकते हैं, जैसे
गणित वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, संख्या का योग निकालते हैं, योग सूत्र लिखते हैं n+1/2। और जब हमारा औसत होता है, औसत क्या कहलाता है? औसत कहलाता है हमारा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जानते ना औसत क्या होता है? यहाँ लिख लेना। औसत कैसे ज्ञात किया जाता है? औसत ज्ञात किया जाएगा, मैंने आपको पूर्व में बताया था, औसत ज्ञात करना सूत्र हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या यानी राशियों के योग के अंतर्गत राशियों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाएगा तो हमारा औसत आ जाएगा। तो उसी प्रकार जो अनुमान या अनुमान समंकों के जो अनुमान लिए जाएंगे, अनुमानों क्या ज्ञात किया जाएगा? औसत निकाला जाएगा। जब औसत निकाला जाएगा तो मतलब अनुमान हमारे कैसे प्रतीत होंगे? सत्य रूप में प्रतीत होंगे। उनमें अनुमानों में गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि असत्य पाए भी जाएंगे तो कुछ बिंदु के ही पाए जाएंगे, पूर्ण रूप से असत्य नहीं होंगे। संभावना किसी रहेगी? उसकी सत्य होने की रहेगी। इसमें लिखना परिशुद्धता की मात्रा को सांख्यिकी में परिशुद्धता की जो मात्रा होती है, जो हमारी क्वांटिटी होती है, परिशुद्धता की मात्रा को समस्या की प्रकृति, अनुसंधानों का उद्देश्य, व क्षेत्र, अनुसंधानों का उद्देश्य व क्षेत्र या इनसे संबंधित लाभ, गुण दोष कह सकते हैं, लाभ हानि कह सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। लाभ एवं उपलब्ध साधन, जो उस समय जो साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे। सांख्यिकी में परिशुद्धता की मात्रा, समस्या की प्रकृति, अनुसंधानों का उद्देश्य, क्षेत्र, लाभ एवं उपलब्ध साधनों आदि को ध्यान में रखकर उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। आदि को ध्यान में रखकर तथ्यों को निर्धारित किया जाता है। तथ्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी सांख्यिकी परिशुद्धता की जो मात्रा होती है, समझ लो एक बार, सांख्यिकी की परिशुद्धता की जो मात्रा होती है, मात्रा के लिए तथ्य बताया गया कि सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी के नियम, जो इसके नियम होते हैं, वे नियम औसत रूप से सत्य होते हैं। औसत का मतलब क्या हो गया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी जो राशियों का टोटल किया गया है, टोटल में नंबर ऑफ यूनिट्स का भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और वो एवरेज जो आएगा हमेशा क्या रहेगा? हमारा सत्य ने समंकों की सत्यता की प्रामाणिकता को प्रस्तुत करेगा। परिशुद्ध सांख्यिकी में जो परिशुद्धता की मात्रा बनाई जाती है अनुसंधानों के अंतर्गत, तो सांख्यिकी में परिशुद्धता की मात्रा, समस्या की प्रकृति, अनुसंधानों का उद्देश्य व क्षेत्र, लाभ एवं उपलब्ध साधनों आदि को ध्यान में रखकर तथ्यों को निर्धारित किया जाता है। यानी इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं तथ्यों के द्वारा समंकों के सत्य होने की प्रामाणिकता को प्रस्तुत किया जाता है। समझ आ गया? क्या हो गया? परिशुद्धता की मात्रा मापन इस प्रकार से किया जाता है। अगला देखिए 9 नंबर क्या है हमारा?
9वां पॉइंट है हमारा, जो हम तथ्य एकत्र करते हैं, तथ्यों के बारे में समझाते हैं या उन समंकों को प्रस्तुत करते हैं। समझ करते हैं बच्चों, समंकों को प्रस्तुत करते हैं या व्यक्त करते हैं, उस व्यक्त करने के लिए समंकों को हमें एकत्र किया जाता है। समंकों को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए उन समंकों को एकत्र किया जाएगा, अर्थात उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उन तथ्यों का, उन समंकों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। तो इसलिए हमारा जो 8वां और 9वां जो बिंदु होता है, 9वां जो कार्य बताया गया है, वह हमारा बताया गया अनुसंधानों का संगठन। जितने भी अनुसंधान है, संस्थान है, जो किसी वस्तु से संबंधित, समंकों से संबंधित तथ्यों को प्रकट करते हैं, तथ्यों को करते हैं बच्चों, तथ्यों को प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो इन प्रस्तुत करने के लिए अनुसंधानों का संगठन किया जाना आवश्यक है। अब संगठन करने के लिए उसमें कुछ प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए ना, अनुसंधानों का संगठन। अनुसंधानों सेंटर का संगठन, अनुसंधान क्या कहता है बच्चों? संगठन, यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें लिखना, अनुसंधान करने से पूर्व, यानी रिसर्च करने से पूर्व, ठीक है। तो अनुसंधान करने से पूर्व, अनुसंधान करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि, यह निश्चित करना आवश्यक है कि, यह निश्चित करना आवश्यक है कि इसमें कितने प्रकार के व्यक्तियों का, इसमें कितने प्रकार के व्यक्तियों का आवश्यक है कि, इसमें कितने प्रकार के तथ्यों का, व्यक्तियों का समावेश, यहां व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? उस श्रमिक से, लेबर से समावेश होगा। पहला तथ्य क्या बता दिया कि अनुसंधान करने से पूर्व यह निश्चित करना, क्या निश्चित करना आवश्यक है कि हमारे जो हमने समंक हमने एकत्र किए, कितने प्रकार के तथ्य एकत्र किए हैं, उसमें कितने व्यक्तियों का, व्यक्तियों में लेबर, जो लेबर होती है उच्च श्रम वाली, मध्यम वर्ग वाली और निम्न वर्ग वाली, तो तीनों वर्गों में किस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा हमने कार्यों का समापन किया है, कार्यों को करवाया है, होगा। उन्हें विशेष क्या उन्हें समावेश होगा, तथा क्या उन्हें उचित प्रशिक्षण की, क्या उन्हें विशेष प्रशिक्षण कह सकते हैं या उचित प्रशिक्षण होता है, क्या उन्हें विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के तात्पर्य क्या हो गया? ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा होता है, तथा क्या उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है या नहीं। ये संगठन बनाते समय प्रश्नों के बारे में कि संगठन बनाते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, आवश्यकता है या नहीं, क्या उन पर निरीक्षण करने की, क्या उन तथ्यों पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है, उन तथ्यों पर निरीक्षण पे क्या होता है बच्चों? जांच करना। उन तथ्यों पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है, यानी विशेष प्रश्न देने की आवश्यकता है नहीं, या क्या उन तथ्यों पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है
तथा उनका कार्य क्षेत्र तथा उनका उनका व्यक्तियों का मतलब श्रमिकों का उनका कार्य क्षेत्र, जो कार्यों को विभाजित किया जाएगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा? कार्य क्षेत्र क्या होगा? आदि तथ्यों का संगठन किया जाता है। आप समझ लो इसके बारे में क्या है कि जो अनुसंधानों में संगठन, नवा पॉइंट बताया गया, नवा जो कार्य बताया गया अनुसंधानों का ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा गया कि अनुसंधान करने से पूर्व, यानी जब रिसर्च की जाती है, किसी तथ्यों के ऊपर जांच की जाती है, तो अनुसंधान करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है, जिस प्रकार से कोई भी कार्य करने से पहले हम तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या मैं जो कार्य करने वाला हूं उस कार्य की प्रणाली किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, आदि तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें उसे लाभ होगा नहीं होगा, किन व्यक्तियों की तरह हमें कार्य करवाना है, किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होगी, तो इन सभी तथ्यों का हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। चलाना पड़ता है संगठन। जिस प्रकार से मुट्ठी को बंद करने के लिए हमें अंगुलियों का क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन करना पड़ता है इनका। उसी प्रकार अनुसंधान के अंतर्गत समूहों को एकत्र करने से पहले उनका ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। तो यहाँ हमें क्या निश्चित करना है? बता दें कि इसमें कितने प्रकार के तथ्यों का और व्यक्तियों का समावेश होगा, यानी इसमें कितने प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित करके समूहों को प्रस्तुत किया जाएगा या अनुसंधानों के अंतर्गत भेजा जाएगा। व्यक्ति इसमें बता दिया आपको 3 प्रकार के व्यक्ति होंगे, उच्चम वर्ग का, मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग का। उच्च वर्ग का व्यक्ति कार्य में कुशल होगा, उसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, उन्हें उसे केवल हिंट की आवश्यकता है, भैया इस कार्य को ऐसे करना है तो वह उस कार्य को इस प्रकार से प्रस्तुत कर देगा। मध्यम वर्ग का काम जानता तो है लेकिन कम जानता है। निम्न वर्ग वाला मजदूर या व्यक्ति, उसे कार्य करवाने में व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता हो सकती है, उसने केवल कार्य होते हुए देखा है, कार्य कभी किया नहीं। तो यानी हमें किन तथ्यों का समावेश करना है, किन व्यक्तियों का समावेश है, किन व्यक्तियों को भी लेना है, तथा क्या उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, यानी जो हमने जिन व्यक्तियों का, जिन मजदूरों का, श्रमिकों का चयन किया है अनुसंधान के अंतर्गत, क्या उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं, इसकी भी जांच करनी होगी। आगे कहा क्या उन तथ्यों पर निरीक्षण करने की आवश्यकता है, निरीक्षण मतलब जो संबंध प्रस्तुत किए गए हैं, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, क्या उनकी जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए तो क्यों, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों, उसके बारे में बता दिया गया। आगे कहा गया तथा उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा इत्यादि तथ्यों के बारे में, उनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या होगा आदि तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, और उनका कार्य आदि तथा तथ्यों का संगठन भी किया जाता है। इत्यादि तथ्यों का क्या जाएगा बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन, इन सब तथ्यों का संगठन किया जाएगा, संगठन के माध्यम से ये कार्य को पूर्ण किया जाता है। अगला लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? ठीक है, अगला लिख लीजिए हमारा पॉइंट, 10वां पॉइंट हमारा अंतिम जो कार्य बताया गया, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ने? ठीक है, शाबाश। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो, समझ में आ रहा है तो कह सकते हो कि सर समझ में आ गया। ठीक है, 8वां पॉइंट, अंतिम 10वां पॉइंट लिखिए हमारा, समंकों का संग्रहण करना, उनको इकट्ठा, अब संगठन बना दिया, अब संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, तो अंतिम 10वां कार्य बताया गया है समंकों का संग्रहण। तो लिख लीजिए बच्चों, समंक संग्रहण, समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, इस तथ्यों के बारे में बताया गया है कि समंकों का संग्रहण कैसे किया जाएगा और किस प्रकार से समंकों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें लिख लेना उपयुक्त बिंदुओं का, उपयुक्त बिंदु कौन से, जो हमने अभी 90 कार्यों के अंदर पढ़े,
नवे कार्य कौन से पढ़े? तथ्यों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, या उनको प्रशिक्षण के बारे में, निरीक्षण करने के बारे में और कार्य क्षेत्र के बारे में। तो इन सब जो बिंदु बताए गए, इन सब बिंदुओं के बारे में बताया गया है कि उपयुक्त बिंदुओं के निर्धारण के पश्चात उपर्युक्त बिंदुओं के निर्धारण के पश्चात उपयुक्त बिंदुओं के निर्धारण के पश्चात अनुसंधानकर्ता कौन होता है? जो उस कार्य के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है, तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है, उसे अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। तो उपयुक्त बिंदुओं के निर्धारण के पश्चात अनुसंधानकर्ता समंक संग्रहण का कार्य करता है। अब उपयुक्त बिंदु कौन से, पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप लोग देख लेना से विद्यार्थी। तथ्य, व्यक्तियों का समावेश, प्रशिक्षण, निरीक्षण और उनका कार्यक्षेत्र। तो इन बिंदुओं का निर्धारण करने के बाद, अर्थात इन सबका संगठन करने के बाद समंकों का क्या किया जाएगा बच्चों? समंक संग्रहण का कार्य किया जाएगा। अब समंक संग्रहण के अंतर्गत किन तथ्यों से संबंधित किन कार्यों को समावेश कर, समझ ले। तो समंकों के संग्रहण में निम्न तथ्यों द्वारा समंक संग्रहण किया जाएगा। अब कौन कौन सत्य हो गए? वही तथ्य नंबर 1, वो कौन कौन सत्य बताया गया? पहला तथ्य लिखिए, समंक संग्रहण की विधि। पहला तथ्य कौन सा है बच्चों? समंक संग्रहण की विधि का निर्धारण। पहला तथ्य क्या हो गया हमारा? समंक संग्रहण की विधि का निर्धारण, यानी उसमें समंकों को जब इकट्ठा किया जाएगा तो किस विधि के द्वारा, किस विधि के माध्यम से हमें समंक एकत्र करना है उसके बारे में कौन सी विधि। यानी हमने सात्विक गणना की विधियां पढ़ी, रीतियां पढ़ी। कौन कौन सी रीतियां थी? समंकों का संग्रहण करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका सारणीकरण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, निर्वचन करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये सब विधियां पढ़ी। तो समंकों का संग्रहण किस विधि के माध्यम से किया जाएगा? तो पहला तथ्य कौन सा हो गया? समंकों का संग्रहण किस विधि से किया जाएगा। दूसरा लिखिए, प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्धारण, यानी जिस प्रश्नावली के द्वारा आप लोगों से उस समंक से संबंधित तथ्य जुटाओगे, आप उसमें किन किन प्रश्नों का समावेश करोगे, किन किन प्रश्नों के द्वारा व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करोगे। जैसे आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। जैसे जनगणना की जाएगी जनसंख्या की, तो उस व्यक्ति जाएगा किसी घर में, साहब पूछेगा कि साहब आप घर में कितने सदस्य रहते हो? आपके साथ 10 सदस्य रहते हैं। 18 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति कितने हैं? साहब 2 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं। छोटे 6 वर्ष तक से आयु के कम बच्चे कितने हैं? साहब 2 बच्चे हैं। साहब
बुजुर्ग व्यक्ति या फिर वृद्ध व्यक्ति है कि नहीं, कितने लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये सब क्या प्रश्न है ये हमारे। तो प्रश्नावली में किन प्रश्नों का हमें निर्धारण करना है, इससे संबंधित तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये सभी तथ्य बता दिए गए कि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्धारण करना। थर्ड नंबर लिखिए समंक संकलन की, समंकों के संकलन की। नंबर थर्ड तत्व है समंक संकलन की, समंक संकलन की विधियों का निर्धारण, समंक संकलन की विधियों का निर्धारण। समंकों का जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उनको एकत्र संकलन किया जाएगा, तो उनको निर्धारण करते समय किस विधि के द्वारा उन समंकों को एकत्र किया जाएगा, या उन विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त किस विधि के माध्यम से की जाएगी। हम कौन सी विधि अपनाएं जिसके द्वारा हम समंकों का संकलन सही प्रकार से व्यवस्थित रूप से कर सके। अगला लिखिए समंकों की विशेषताएं, समंकों की विशेषताएं, गुण एवं क्षेत्र। चौथा पॉइंट लिखिए समंकों की विशेषताएं, क्या विशेषता है, यानी आपके द्वारा जो समंक एकत्र किए गए हैं उन समंकों की क्या विशेषताएं हैं, उनके गुण क्या है तथा उनका क्षेत्र कितना है, यानी किस क्षेत्र तक उस समंकों का प्रयोग कर सकते हो, कहां तक प्रयोग कर सकते हो, उसके बारे में बताया जाता है। यानी आप समंकों का ये जो समंक प्रस्तुत किए कितनी विशेषताएं हैं, गुण कौन कौन से गुण है नहीं है, इसका क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं या इस आंकड़ों की सीमाएं क्या हैं, इन सब तथ्यों का आदि का पूर्ण निर्धारण करना चाहिए। आदि तथ्यों का पूर्व निर्धारण, आदि तथ्यों का पूर्ण निर्धारण करना चाहिए, जो ये करना चाहिए। इन तथ्यों के द्वारा ही, इन तथ्यों के द्वारा ही समंकों का संग्रहण किया जाता है, समंकों का संग्रहण किया जाता है। ये सब बता दिया कि जो हमारे ये जो चार तथ्य बताए गए समंकों के संग्रहण के समय निम्न तथ्य कौन से थे, समंक संग्रहण की विधि का निर्धारण करना, प्रश्नावली के प्रश्नों का निर्धारण करना, समंकों के संग्रहण की विधियों का निर्धारण करना और समंकों की विशेषताओं का निर्धारण करना। इन सब तथ्यों के द्वारा समंकों को एकत्र किया जा सकता है। अंत में कह सकते हैं कि उपयुक्त 10 कार्यों के द्वारा ही अनुसंधान आयोजन, लिख लीजिए उपर्युक्त 10 कार्यों के द्वारा ही, उपर्युक्त 10 कार्यों के द्वारा ही, 10 कार्यों के द्वारा ही अनुसंधान आयोजन, अनुसंधान आयोजन, जो आयोजन किया जाएगा उनका उपर्युक्त 10 कार्यों के द्वारा ही अनुसंधान आयोजन पूर्ण एवं शुद्ध प्रकट होगा। आयोजन पूर्ण एवं शुद्ध प्रकट होगा, इसलिए हमें इन कार्यों को अपनाना चाहिए। ये हमारे हो चुके हैं पूरे अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान योजना के 10 कार्य। इन कार्यों 10 कार्यों के द्वारा आप अनुसंधान जो आयोजन किया जाएगा, ये योजना बनाई जाएगी, उसको पूर्ण कर सकते हो और शुद्ध प्रकट कर सकते हो, ये 10 कार्यों के संपादन के द्वारा ही। ये हमारा हो गया 10वां चैप्टर पूरा। थर्ड चैप्टर 10 कार्य बताए गए संपूर्ण पूरे हो चुके हैं।
किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो में और अच्छा बताने का प्रयास किया जा सके। हर प्रत्येक विद्यार्थी को संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। अब आगे वाले अध्याय के अंतर्गत हमने आज तक जो पढ़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने जितने चैप्टर का अध्ययन किया है, थर्ड चैप्टर में जितने पॉइंट, जितने बिंदु लिखे हैं, उन सबके प्रश्नावलियों का अध्ययन करेंगे। तो आगे प्रश्नावलियां, ठीक है। इसकी जो लेना इसका कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।